क्या कारण है कि आज जो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को सब समाज देख रहा है कहीं ना कहीं अपने सीएम के रूप में? नहीं, देखिए, ये सर्व समाज की जो बात है ये एक धोखा है। इस देश में ही नहीं, दुनिया भर में शोषक और शोषित की एकता कहीं भी संभव नहीं है। सांप न्योले की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो इसलिए सर्व समाज तो एक कल्पना मात्र है, बहुजन समाज ही सच्चा है और इसी से हक अधिकार मिलना पक्का है। दद्दू प्रसाद जी, लॉकडाउन के चलते काफी लाखों नहीं करोड़ों की तादाद के अंदर मजदूर इधर से उधर हुए, प्रवासी मजदूर जिनको कहीं रहना नहीं मिला वह अपने अपने घर जा चुके हैं। तो किस नज़र से आप देखते हैं उनको? किस तरीके से, जिस तरीके से प्राइवेटीकरण लगातार होता जा रहा है, लोग अपनी नौकरी पे वापस नहीं आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, तो किस नज़र से आप देखते हैं? सुरेंद्र जी, देखिए, भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में 1947 का एक नज़ारा हम देखते हैं, जब लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भाग करके और भारत में पाकिस्तानी शरणार्थी आए। एक नज़ारा वो है। दूसरा नज़ारा ये है कि लॉकडाउन के समय लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में पश्चिमी भारत से मजदूर वापस अपने घरों की तरफ को भागे और पूर्वी भारत की तरफ भागे। ये दो दृश्य ऐसे हैं। तो जब 1947 में भारत विभाजन हुआ, उस दौरान जो मजदूर लोग पाकिस्तान से भाग के पाकिस्तानी शरणार्थी आए, तो भारत सरकार ने उनको रचाने बसाने के लिए विशेष एक पुनर्वास मंत्रालय खोला और अरबों रुपया का बजट पुनर्वास मंत्रालय को अलॉट किया गया और विशेष फैक्ट्री एरिया डेवलप किए गए, जहां पर कि वो जो पाकिस्तान से भाग करके शरणार्थी आए थे, पाकिस्तानी रिफ्यूजी, तो उनको बसाया गया और फैक्ट्रियां दी गई दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के इलाके में। उनके फ्लैट निर्मित किए गए और 25 लाख से लेकर के 1-1 करोड़ रुपए तक के लोन सरकार ने, ब्याज मुक्त लोन, इनको मुहैया कराया। परंतु दूसरी तरफ भारत में जुल्म का शिकार होकर के और जात पात के भेदभाव और छुआछूत का शिकार होकर के, अमानवीयता का शिकार होकर के लगभग 15 करोड़ लोगों ने अपने गांव छोड़ दिए 1950 के पश्चात। क्योंकि जब तक अंग्रेजों की सरकार थी तो उन मजदूरों के ऊपर जो सामंती हैं और जो भारत की समाज व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं, ब्राह्मणवादी गुंडे हैं, उनका इतना आतंक नहीं था। पर जैसे ही अंग्रेज भारत से गए तो ब्राह्मणवादी गुंडों का अपना रौद्र रूप, अपना असली चेहरा वो अपने मूल रूप में आए और उन्होंने गांव-गांव में लोगों के साथ मारपीट करना, बेगार कराना, हत्या करना, बलात्कार करना प्रारंभ किया और लोगों बेरोजगारी के शिकार होकर के, औद्योगिकरण तेजी के साथ हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो लोग भाग करके बड़े शहरों की तरफ, जिसमें दिल्ली एक बड़ा सेंटर है, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, कानपुर और गोरखपुर और ये विशाखापत्तनम, ये बड़े अड्डे भारत में नजर आए। यहाँ पर लगभग 15 करोड़ भारतीय शरणार्थी, इनको मैं जानबूझ करके प्रवासी नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो प्रवासी नहीं हैं, वो इसी देश के मूल निवासी हैं। तो ये शरणार्थी हैं जो बड़े शहरों में जिन्होंने शरण ले रखी है। भारत सरकार ने उनकी मदद के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया, कुछ भी कार्यक्रम नहीं बनाया, क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं ये भारतीय शरणार्थी मजदूर उनके अपने रिश्तेदार नहीं थे, वो भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने 1988, 89, 90 में दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलाया था, भारतीय शरणार्थी आंदोलन। और उस शरणार्थी आंदोलन की थीम यही थी कि जब आपने पाकिस्तानी शरणार्थियों को इतना मदद किया है तो फिर भारतीय शरणार्थियों के लिए भी फ्लैट दीजिए, स्पेशल फैक्ट्री एरिया खोलिए और उनको सेटल करिए। पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमें ये एक बड़ी समस्या है भारतीय शरणार्थियों के, कि वो फ्यूडल लॉर्ड के क्लचेज से, फ्यूडल लॉर्ड के कब्जे से गांव देहात से निकल के आए और शहर में आकर के जो औद्योगिक
माफिया है और जो स्लम लॉर्ड है, स्लम माफिया है, उसके कब्जे में फंस गए हैं और पूरी तरीके से दबाव में, आतंक के साए में वो जी रहे हैं। और दूसरे ये लॉकडाउन के पीरियड में ये भी बात उजागर हुई जो देखने वाली बात है कि लॉकडाउन के दौरान पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत की तरफ मजदूरों का पलायन देखा गया। कहीं पर भी पैदल चलते हुए मजदूरों का पलायन पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि भारत के शुरुआती दौर में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जो सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने पश्चिमी भारत का तेजी के साथ औद्योगिक विकास कराया है, परंतु पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। मध्य भारत में भी तेजी के साथ औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है, ये कच्चा माल के प्रोडक्टिव इलाके हैं। कोयला और फेरस यहाँ पर भरा पड़ा, अभ्रक और बॉक्साइट भरा पड़ा हुआ है और इस पे आधारित उद्योग छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में नहीं लगाए जा सके हैं, बल्कि एक बड़ा भारी षड्यंत्र है कि कोयला और लोहे की मिट्टी जापान, चाइना और कोरिया को भारत सरकार सप्लाई कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। और जापान और चाइना अपने मुल्क में स्टील प्लांट लगाए हैं, हमारे कोयले को अपने मुल्क में जलाते हैं, हमारे लोहे को गलाते हैं, पक्का स्टील बनाते हैं और फिर लोहे से बने हुए औजार, लोहे से बने हुए खिलौने भारत को वापस बेचते हैं। भारत सरकार एक्सपोर्ट में दलाली खा रही है और जब विदेशी जो यंत्र हैं वो बन के भारत वापस आते हैं तो इंपोर्ट में भारत सरकार दलाली खा रही है। ये दलालों की सरकारें हैं। इसलिए जनता को जगाना होगा और हमारे नौजवानों को इसमें आगे आना होगा और इस देश की खनिज संपदा को हमें बचा करके मजदूरों के लिए, जो भारतीय शरणार्थी मजदूर हैं, उनको स्पेशल एरिया, खनिज एरिया है, डेवलप करने होंगे और उनको सेटल करना होगा। एक बड़ी कार्य योजना जो 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट के नाम से स्कीम बनाई थी, उस स्कीम पर काम करने की आवश्यकता है। पर इसके लिए तो जाके पाँव न फटी बीमाई, का जाने पीर पर आई शासन में जब तक शोषक वर्ग के लोग मौजूद रहेंगे तो तब तक इस कार्य योजना पर, इस योजना पर तो काम नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि शोषितों, पीड़ितों को, हक वंचितों को ही अपने आप को संगठित करना होगा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वोट की बिकवाली को रोकना होगा और अपने आप को सत्ता में लाना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और याद रखें, फुटकर वोटों की बिक्री बंद होनी चाहिए और इकट्ठा हुए वोटों की बिक्री भी बंद होनी चाहिए। मानवर कांशीराम जी के संघर्ष के कारण, मानवर कांशीराम जी के काडर के संघर्ष के कारण फुटकर वोटों की बिक्री बंद हो चुकी है पूरे देश में। अब मेरे समाज का वोट बिकता नहीं है, पर इकट्ठा दुश्मन ने, शासक ने, शोषक ने एक नया रास्ता खोल लिया है। इकट्ठा हुए वोटों की बिक्री थोक के थोक हो रही है और यही कारण है कि बहुजन आधारित दल अब हाशिए पर चले गए हैं। क्योंकि जब अपना वोट ही बेच दे रहे हैं, वो इकट्ठा हुआ वोट बेच दे रहे हैं, तो सरकार कैसे बनाएंगे, वो अपने डेलीगेट कैसे जिता पाएंगे। यही कारण है कि सपा, बसपा, आरजेडी, आरएलडी और दूसरे और दल हैं, ये हाशिए पे चले गए हैं। ये जब तक इकट्ठा वोटों की बिक्री आरजेडी और आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इकट्ठा वोटों की बिक्री से तौबा नहीं करेंगे, तब तक ये पुनः अब मेन धुरी पर सत्ता में आने वाले नहीं हैं। इनको इसलिए चरित्र और सील पर आधारित नए राजनीतिक दल उभरने चाहिए। पर अगर याद रखें, चरित्रहीन और सील विहीन और लंपट हुड़दंगी लोग का राजनीतिक दल बनेगा तो दुश्मन के लिए बड़ा आसान होगा उनको मसल देना, उनको कुचल देना, उनको पिंजड़े में डाल देना। इसलिए आपको चरित्र
और सील को अगर परिवर्तनकारी राजनीति करना चाहते हैं, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो आपको चरित्र को काउंट करना होगा और इसको आधार बनाना होगा, सील को आधार बनाना होगा, ईमानदारी संघर्ष को आधार बनाना होगा और जन आधारित लोकतंत्र, जनता के पैसे से ही लोकतंत्र चलाया जाना चाहिए। अगर आप बिल्डर्स, माफिया, डॉन, इनके पैसे से आप राजनीति करेंगे, लोकतंत्र चलाएंगे, तो ठेकेदारों के पैसे से, ठीक है कुछ दल दावा कर रहे हैं कि हम उद्योगपतियों का पैसा नहीं लेते हैं, पर आप बड़े बड़े बिल्डर्स का पैसा तो ले रहे हैं, बलात्कारियों का पैसा तो ले रहे हैं, हत्यारों का पैसा ले रहे हैं और क्रिमिनल्स का पैसा ले रहे हैं, जो ठेकेदार हैं उनका आप पैसा ले रहे हैं और उनको आप इकट्ठा हुआ वोट बेच दे रहे हैं। तो इसलिए इकट्ठा हुआ वोट बेचना बंद करो, तो अन्यथा कहीं मुझे तो यह भी भय लगता है कि अगर जल्दी से इस पर इंटरप्शन नहीं किया गया तो इकट्ठा हुआ वोट लंबे समय तक अगर बिकता रहेगा तो फुटकर वोटों की बिक्री पुनः प्रारंभ हो सकती है। जब लंबे समय तक जनमानस को लगेगा कि हमारा वोट तो बेच ही दिया जा रहा है, तो फिर जनमानस में यह भावना फैल जाएगी कि फिर अपना वोट हम ही क्यों ना बेच लें, अपने वोट का सौदा हम ही क्यों ना कर लें। यह एक खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए हमें चरित्र आधारित, सील आधारित परिवर्तनकारी राजनीति के लिए रास्ता खोलना होगा, जिसमें चरित्रवान और सीलवान लोगों को लाना होगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।